अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सीवीपी एनालिसिस के कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं और लास्ट वीडियो के अंदर हमने ये देखा था सीवीपी एनालिसिस के अंदर कि अगर कंपनी चाहती है कि वो ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाए, मतलब कि प्रॉफिट इक्वल्स टू जीरो पे आ जाए, उसकी 100% कॉस्ट उसकी रेवेन्यू से कवर हो जाए, तो वो कितने यूनिट्स बना के सेल करे कि वो प्रॉफिट इक्वल्स टू जीरो यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाए। तो वो जो कॉन्सेप्ट था हमारे पास वो था ब्रेक इवन यूनिट्स का। जिस तरीके से कंपनी को ये देखना होता है कि कितने यूनिट्स बना के सेल करे कि ब्रेक इवन पे आ जाए, इसी तरीके से कंपनी को ये भी देखना होता है कि कंपनी को कितनी डॉलर अमाउंट की सेल्स जनरेट करने की जरूरत है कि उतनी सेल से उसकी 100% कॉस्ट कवर हो जाए और वो प्रॉफिट इक्वल टू जीरो पे आ जाए। तो जो सेकंड रिक्वायरमेंट है हम उसको इस वीडियो में देखेंगे। वो सेकंड रिक्वायरमेंट कहलाती है ब्रेक इवन सेल्स। ब्रेक इवन सेल्स क्या बताएगी कि कंपनी कितनी डॉलर अमाउंट की सेल्स जनरेट कर ले कि उतनी सेल्स जनरेट करने के बाद ऑटोमेटिकली उसकी 100% कॉस्ट उस सेल्स या रेवेन्यू से कवर हो जाए और वो जीरो प्रॉफिट यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाए। तो ब्रेक इवन सेल्स कैलकुलेट करने के दो हमारे पास फॉर्मूला होते हैं। पहला फॉर्मूला हमारे पास बेस करता है ब्रेक इवन यूनिट्स की कैलकुलेशन पे। आपने ब्रेक इवन यूनिट्स निकाले थे, उससे आप डायरेक्टली ब्रेक इवन सेल्स कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरा फॉर्मूला ब्रेक इवन यूनिट से बेस नहीं करता, डायरेक्टली आप उससे ब्रेक इवन सेल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले जो आसान फॉर्मूला है वो देखते हैं। पहला फॉर्मूला हमारे पास सिंपल ये है कि आपने अगर ब्रेक इवन सेल्स कैलकुलेट करनी है, उसके लिए जितने भी आपने ब्रेक इवन यूनिट्स कैलकुलेट किए थे उसको आप मल्टीप्लाई कर दो सेलिंग प्राइस पर यूनिट से। हमने जो भी ब्रेक इवन यूनिट्स कैलकुलेट किए थे, मतलब कि उतने यूनिट्स के जितने कंपनी बना के सेल करे कि वो ब्रेक इवन पे आ जाए, तो सिंपल उससे आपको ब्रेक इवन सेल्स की जरूरत है। आप उन नंबर ऑफ यूनिट्स को सेलिंग प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो, आपको पता चल जाएगा कि कंपनी उन यूनिट्स के थ्रू कितनी अमाउंट की सेल जनरेट करेगी जिसकी वजह से वो ब्रेक इवन पे आ जाएगी। अब हमने दो क्वेश्चंस किए थे। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये था और इसको हम दोबारा एक मरतबा शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिख लेते हैं और सॉल्व करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे था, इसको भी हम सॉल्व करेंगे। पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है उसके अंदर सेलिंग प्राइस $200 है, वेरिएबल कॉस्ट $150 है, फिक्स कॉस्ट $50,000 है। तो यहाँ पे दोबारा मैं क्वेश्चन अपने पास लिख लेता हूँ। क्वेश्चन में मेरे पास सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिवन है $200, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मेरे पास गिवन है $150 और फिक्स कॉस्ट मेरे पास टोटल के अंदर गिवन है $50,000। और ब्रेक इवन यूनिट्स जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में कैलकुलेट किए थे वो थे 1000। तो ब्रेक इवन यूनिट्स है मेरे पास 1000 यूनिट्स। अब मुझे ये बात पता है कि अगर 1000 यूनिट्स मैं बना के सेल कर दूं तो मैं ऑटोमेटिकली ब्रेक इवन पे आ जाऊंगा। तो मुझे ये मालूम करना है कि सेल्स कितनी जनरेट करूं कि ब्रेक इवन पे आ जाऊं। तो सिंपल सी बात है, ये 1000 यूनिट्स अगर मैं सेल कर दूंगा तो ब्रेक इवन पे आ जाऊंगा। तो इन 1000 यूनिट्स में से हर एक यूनिट को उसकी सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 1000 यूनिट्स को उनकी सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो। जितनी अमाउंट की सेल्स आएगी आप उतनी अमाउंट की सेल्स करोगे तो ऑटोमेटिकली ब्रेक इवन पे आ जाओगे। अगर मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है ब्रेक इवन सेल्स, तो सिंपल जो ब्रेक इवन यूनिट्स हैं 1000, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ सेलिंग प्राइस $200 पर यूनिट से, तो मेरे पास टोटल सेलिंग प्राइस, टोटल सेल्स की वैल्यू आ जाएगी $200,000 यानी कि $2,00,000। अब कंपनी को ये बात पता चल गई कि हम अगर $2,00,000 सेल्स का टारगेट अचीव कर लें तो हम ऑटोमेटिकली ब्रेक इवन पे आ जाएंगे। अब अगर मुझे वेरीफाई करना है कि वाकई में $2,00,000 की अगर मैं सेल्स जनरेट करूं तो प्रॉफिट जीरो हो जाएगा, तो मैं सिंपल
यहाँ पे अपनी वेरिफिकेशन के लिए इनकम स्टेटमेंट बनाता हूँ। बनाने के अंदर सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट माइनस करूंगा, प्रॉफिट ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा। मैं यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट बनाऊंगा नहीं वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि लास्ट वीडियो के अंदर जब हम यूनिट्स को, ब्रेक इवन यूनिट्स को वेरिफिकेशन के लिए देख रहे थे, वहां पे मैंने इनकम स्टेटमेंट इसकी ऑलरेडी बनाई हुई थी, ये रही। वेरिफिकेशन के लिए लास्ट वीडियो के अंदर हमने ये इनकम स्टेटमेंट बनाई थी। इस इनकम स्टेटमेंट के अंदर अगर आप देखें तो सेल्स की वैल्यू कितनी बन रही थी, सेल्स की वैल्यू यहाँ पे ऑटोमेटिकली $2 लाख बन रही थी। और कंपनी जब ये $2 लाख की सेल्स जनरेट कर रही थी तो उसमें से $150,000 की वेरिएबल कॉस्ट और 50,000 की फिक्स कॉस्ट माइनस हो रही थी और प्रॉफिट इक्वल्स टू 0 आ रहा था। तो प्रॉफिट 0 अगर मुझे करना था तो सेल्स कितनी बन रही थी, $2 लाख। और यहाँ पे मैंने जो कैलकुलेट की वो भी कितनी आ रही है, $2 लाख। तो इसका मतलब मेरा सोल्यूशन ओके है, ठीक है। अच्छा, अब ये हमने सेकंड क्वेश्चन किया था। इस क्वेश्चन के अंदर भी अगर मुझे ब्रेक इवन सेल्स कैलकुलेट करनी है तो मुझे ये बात पता है कि 2000 यूनिट्स अगर कंपनी बना के सेल कर दे तो ऑटोमेटिकली वो ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाएगी। तो मुझे अगर ये कैलकुलेट करना है कि सेल्स कितने की करे, तो 2000 यूनिट्स को उनकी सेलिंग प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि कंपनी $3 लाख की अगर सेल्स करे तो वो ऑटोमेटिकली ब्रेक इवन पे आ जाएगी। तो ये दोनों क्वेश्चन हमारे पास जो ब्रेक इवन सेल्स का फर्स्ट फॉर्मूला था उसके थ्रू सॉल्व हो गए। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो वर्किंग है ये बेस कर रही है ब्रेक इवन यूनिट्स पे। अगर मैंने ब्रेक इवन यूनिट्स कैलकुलेट करे हुए हैं तो मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, वरना यूज नहीं कर सकता। तो ये फॉर्मूला दो ऐसे केसेस है जहां पे मैं यूज नहीं करूंगा। नंबर 1, जहां पे मुझे डायरेक्टली ब्रेक इवन सेल्स की कैलकुलेशन पे जाना होगा, जहां पे मैं नहीं चाहता कि ब्रेक इवन यूनिट्स कैलकुलेट करूं, नंबर 1। नंबर 2, उस केस में भी मैं ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकता जहां पे मेरे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट गिवन ही ना हो, ना मेरे पास सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिवन हो, ना वेरिएबल कॉस्ट, ना कंट्रीब्यूशन मार्जिन गिवन हो, ना मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो जब कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट अवेलेबल नहीं होगा तो ब्रेक इवन यूनिट्स नहीं निकलेंगे। जब ब्रेक इवन यूनिट्स नहीं आएंगे तो ये फॉर्मूला मेरे लिए कारआमद नहीं रहेगा। तो उस केस के अंदर मुझे जाना पड़ता है अपने सेकंड फॉर्मूले पे। सेकंड फॉर्मूला क्या है, पहले फॉर्मूले के थ्रू हम सॉल्व करते हैं दोबारा ये वाला क्वेश्चन, और फिर हम उसको टेक्निकली समझेंगे कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। तो अगर मुझे ब्रेक इवन सेल्स चाहिए उसके लिए सेकंड फॉर्मूला एग्जैक्ट वैसा ही है जैसा फर्स्ट फॉर्मूला, थोड़ा सा चेंज है। फिक्स कॉस्ट का मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट, कंपनी की जितनी भी फिक्स कॉस्ट है, प्रोडक्शन प्लस नॉन प्रोडक्शन। फिक्स कॉस्ट को ब्रेक इवन यूनिट्स के अंदर डिवाइड कर रहे थे कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट से, यहाँ पे आप डिवाइड कर दो कंट्रीब्यूशन रेशियो यानी कि कंट्रीब्यूशन परसेंटेज से। कंट्रीब्यूशन मार्जिन के जो रेशियो है या कंट्रीब्यूशन मार्जिन की जो परसेंटेज है, अगर मैं फिक्स कॉस्ट को उससे डिवाइड कर दूं तो ऑटोमेटिकली मैं ब्रेक इवन सेल्स पे पहुंच जाऊंगा, ठीक है। तो ये मेरे पास सेकंड फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि कंट्रीब्यूशन रेशियो क्या होता है और कैसे कैलकुलेट होता है, या कंट्रीब्यूशन परसेंटेज क्या होती है और कैसे कैलकुलेट होती है। तो देखिए, कंट्रीब्यूशन रेशियो या कंट्रीब्यूशन परसेंटेज आपको क्या शो करती है। कंट्रीब्यूशन रेशियो या कंट्रीब्यूशन परसेंटेज आपको ये शो करता है कि आपकी कंपनी की जो भी टोटल सेल्स हैं उसमें से जब आप वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हो तो जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन की अमाउंट आपके पास आती है उसकी टोटल सेल्स के रिलेशन में क्या परसेंटेज है, ठीक है। या फिर इन शॉर्ट, जो हम अपनी कंपनी के थ्रू टोटल सेल्स कर रहे हैं उस टोटल सेल्स में से कितनी परसेंट अमाउंट हमें एज कंट्रीब्यूशन मार्जिन बच रही है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से पर यूनिट की बेसिस पे भी हम इस पे बात कर सकते हैं। अगर पर यूनिट की बेसिस पे मैं बात करूं तो कंट्रीब्यूशन रेशियो या कंट्रीब्यूशन मार्जिन परसेंटेज आपको क्या बताती है।
कंट्रीब्यूशन मार्जिन परसेंटेज ये बताती है कि मेरे यूनिट की, हर एक यूनिट की जो सेलिंग प्राइस है, उस सेलिंग प्राइस में से जब मैं वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देता हूं तो जो भी पर यूनिट कंट्रीब्यूशन बचता है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन बचता है, उस पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन की सेलिंग प्राइस के रिलेशन में कितनी परसेंटेज है। ठीक है, या फिर इन शॉर्ट जो मेरे पास एक यूनिट की सेलिंग प्राइस है, उस सेलिंग प्राइस का कितना परसेंट हिस्सा मुझे एज कंट्रीब्यूशन मार्जिन, वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद एज कंट्रीब्यूशन मार्जिन सेव हो जाता है या मेरे पास बच जाता है। तो अगर इन शॉर्ट बात करूं तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो आपको ये बताता है कि कंपनी की टोटल सेल्स में से या कंपनी की पर यूनिट सेल में से कितना परसेंट हिस्सा एज कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपके पास बच जाता है। ठीक है, तो अगर आपको कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो या परसेंटेज कैलकुलेट करनी है तो कैसे कैलकुलेट हो सकती है, टोटल में भी पर यूनिट के हिसाब से भी कैलकुलेट हो सकती है। टोटल में कैलकुलेट करना है तो टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स वैल्यू। टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो हमारे पास बचा है सेल्स में से, उसको डिवाइड कर दो टोटल सेल्स की वैल्यू से, आपको पता चल जाएगा कि सेल्स की, टोटल सेल्स की अमाउंट में से कितना परसेंट हिस्सा हमारे पास एज कंट्रीब्यूशन मार्जिन बचा है। या फिर अगर मैं इसको पर यूनिट की बेस पे लेके आऊं तो कैसे होगा, पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय पर यूनिट सेलिंग प्राइस। दूसरा तरीका क्या है कि आप क्या करो कि हर एक यूनिट की सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन बचे, उस कंट्रीब्यूशन मार्जिन को पर यूनिट सेलिंग प्राइस से डिवाइड कर दो। आपको पता चल जाएगा कि हर यूनिट की सेलिंग प्राइस में से कितना परसेंट हिस्सा आपको कंट्रीब्यूशन मार्जिन के फॉर्म में बच रहा है या मिल रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गई कंट्रीब्यूशन मार्जिन की कैलकुलेशन कैसे होती है। तो अब मैं यहाँ पे अपना जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, इसका मैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो या कंट्रीब्यूशन मार्जिन की परसेंटेज कैलकुलेट कर लेता हूँ। टोटल में मेरे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन गिवन नहीं है, ना टोटल में सेल्स गिवन है, पर यूनिट गिवन है। पर यूनिट मेरे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन बनेगा $200 सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और पर यूनिट सेलिंग प्राइस से इसको मैं डिवाइड कर दूंगा तो ये हो जाएगा $50, 200 माइनस 150 इक्वल्स टू $50 डिवाइडेड बाय $200। तो मेरे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो कितना आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो मेरे पास है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन की परसेंटेज मेरे पास बनेगी 25%। ये 25% क्या शो कर रहा है, ये 25% ये शो कर रहा है कि जब भी मैं एक यूनिट को सेल करता हूं तो उसकी सेलिंग प्राइस में से 25% हिस्सा मुझे एज कंट्रीब्यूशन मार्जिन सेव हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब आगे जाने से पहले, फॉर्मूले में इसको डालने से पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मुझे यहाँ पे पता चली, वो ये कि जिस तरीके से मैंने इस कंट्रीब्यूशन मार्जिन को कैलकुलेट किया, वो तरीका आपको ये बताता है कि ये जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन की परसेंटेज है या ये जो कंट्रीब्यूशन रेशियो है, ये प्योरली बेस करता है हमारी सेलिंग प्राइस या टोटल सेल्स वैल्यू पे। ठीक है, या फिर इन अदर वर्ड्स मैं ये कहूँ कि इस कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो को या ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन की परसेंटेज हमेशा किस पे अप्लाई होती है, सेलिंग प्राइस पे या टोटल सेल्स वैल्यू पे। सही है, ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो या कंट्रीब्यूशन मार्जिन परसेंटेज किस पे बेस कर रहा है, सेलिंग प्राइस पे, या इसकी सेलिंग प्राइस की ये एक परसेंटेज है। मतलब अगर आपको मैं ये दे दूं कि 25% आपके पास कंट्रीब्यूशन रेशियो है या कंट्रीब्यूशन मार्जिन परसेंटेज है, और मैं आपसे कहूं कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन की अमाउंट मुझे कैलकुलेट करके दो, तो इस परसेंटेज को आप हमेशा किस पे अप्लाई करोगे, सेलिंग प्राइस पे। 200 मल्टीप्लाई बाय 25% करोगे, आपके पास आ जाएगा $50 का कंट्रीब्यूशन मार्जिन। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन की जो भी आपके पास परसेंटेज आती है वो हमेशा बेस कर रही होती है सेलिंग प्राइस या सेल्स वैल्यू पे, या फिर इन अदर वर्ड्स कंट्रीब्यूशन मार्जिन की जो भी परसेंटेज होती है वो हमेशा सेलिंग प्राइस या टोटल सेल्स वैल्यू की ही परसेंटेज होती है, या टोटल सेल्स वैल्यू से ही वो मल्टीप्लाई होती है। तो ये बात मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्योंकि मेरे पास आगे ये बात काम आएगी। ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो या कंट्रीब्यूशन मार्जिन परसेंटेज इज ऑलवेज बेस्ड ऑन sales value and
कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो या कंट्रीब्यूशन मार्जिन की परसेंटेज इज ऑलवेज मल्टीप्लाइड बाय सेल्स वैल्यू। ठीक है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन की जो भी परसेंटेज होती है वो सेल्स वैल्यू पे बेस कर रही होती है, या अगर आपको उसकी वैल्यू निकालनी होती है तो हमेशा इस परसेंटेज को आप किससे मल्टीप्लाई करते हो, सेल्स वैल्यू पे, सेल्स वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हो। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद हम चलते हैं फॉर्मूले पे, जो हमारे पास सेकंड फॉर्मूला था। इसके थ्रू कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो को हम डिनोमिनेटर में रखेंगे और हमारे पास जो भी फिक्स कॉस्ट थी उसको नोमिनेटर में रखेंगे। एक इवन सेल्स हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगी। फिक्स कॉस्ट है मेरे पास $50,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो 25%। मेरे पास ब्रेक इवन सेल्स की अमाउंट बनेगी $2,00,000। एग्जैक्ट वही अमाउंट बन गई जो मेरे पास यहाँ पे बन रही थी। अगर मैं इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करूं ब्रेक इवन यूनिट्स के थ्रू, या मैं इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करूं, अमाउंट दोनों में सेम ही आएगी। ठीक है, और ये बात मेरे पास आगे कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंडिंग में काम आएगी। क्या बात याद रखनी कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन की जो भी परसेंटेज होती है वो सेल्स वैल्यू पे बेस कर रही होती है, या वो मल्टीप्लाई किससे होती है, हमेशा सेल्स वैल्यू पे, या फिर इन शॉर्ट कंट्रीब्यूशन मार्जिन की जो भी परसेंटेज होती है वो सेल्स वैल्यू की ही कोई ना कोई परसेंटेज होती है। ठीक है, अच्छा अब ये मेरे पास सॉल्यूशन हो गया। दो फॉर्मूले थे सिंपल। पहला फॉर्मूला ब्रेक इवन यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ठीक है, तो इसके पीछे कोई भी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, कोई मुश्किल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। सिंपल आपको ये बात पता थी कि ब्रेक इवन पे आने के लिए आपने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, प्रोड्यूस करके सेल करने हैं। जितने यूनिट्स आपने प्रोड्यूस करके सेल करने हैं उसको उसकी सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो, ब्रेक इवन सेल्स आ गई। दूसरा जो फॉर्मूला है इसके अंदर हमने क्या किया कि फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर दिया कंट्रीब्यूशन मार्जिन के रेशियो से। कंट्रीब्यूशन मार्जिन का रेशियो कैसे निकलता है ये हमने देख लिया, फिक्स कॉस्ट को डिवाइड किया, आंसर आ गया। इसके थ्रू आंसर तो आ गया, लेकिन इस फॉर्मूले में अगेन थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है कि ये फॉर्मूला ड्राइव कैसे हुआ। एक तो ये समझना है कि यहाँ पे फिक्स कॉस्ट क्यों लिखा, और फिर अगर फिक्स कॉस्ट चलो लिखा भी तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो से डिवाइड करने से आप ब्रेक इवन सेल्स पे कैसे पहुंच गए, ये बात आपको यहाँ पे फॉर्मूले से समझ नहीं आती। तो अगर आपको ये बात समझनी है तो इसके लिए सबसे पहले आपको परसेंटेज मेथड पता होना चाहिए। परसेंटेज मेथड क्या होता है, थोड़ा सा इसको अभी देख लेते हैं। जब आपको ये परसेंटेज मेथड समझ आ जाएगा तो आपको बिल्कुल इजीली समझ आ जाएगा कि हम ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन की परसेंटेज से डिवाइड करके कैसे ब्रेक इवन सेल्स तक पहुंच गए। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल के अंदर मेरे पास 3 अकाउंट्स हैं। सबसे पहले है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से मेरे पास टैक्स माइनस होता है और मेरे पास आ जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, अब ये सारी बातें तो आपको पता होंगी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है, इसमें से टैक्स माइनस होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपके पास आ जाता है। इस एग्जाम्पल को पहले मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्मेट में करूंगा और लेंथी मेथड के थ्रू, मतलब नॉर्मल मेथड के थ्रू, फिर हम इसके ऊपर परसेंटेज मेथड अप्लाई करेंगे और फिर लास्ट में हम इसके रिवर्स केस देखेंगे जो कि यहाँ पे फॉलो होगा। मैं आपको सिंपल सा डेटा देता हूं। मैं आपको कहता हूं कि मेरे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स है $150 और मेरे पास कंपनी का जो टैक्स रेट है वो है 40%। अब मैं आपको ये कहता हूं कि भाई मुझे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करके दे दो। आप क्या करोगे, सिंपल अगर काम अगर आप करते हो तो आप बोलोगे कि ये जो 40% टैक्स है ये हमेशा अप्लाई होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे। ये जो 40% है प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे अप्लाई होता है। तो $150 का 40% कितना बन गया, ये आपके पास बन गया $60। तो टैक्स की अमाउंट आपके पास आ गई $60। आपने ये माइनस कर दिया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपके पास कितना बन गया $90। ठीक है, अगर हम जर्नल मेथड के थ्रू काम करें तो आप क्या करते हो, $150 में से जो भी टैक्स की अमाउंट बन रही है, कैसे, 40% मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जो भी टैक्स की अमाउंट बन रही है आपने माइनस की, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपके पास आ गया। अब यहाँ पे
आपने जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट किया, इसके लिए आपको यहाँ पे माइनस टैक्स भी करना पड़ा। परसेंटेज मेथड के थ्रू फायदा क्या होता है कि हमें अगर किसी एक वैल्यू से प्रॉफिट बिफोर टैक्स से किसी दूसरी वैल्यू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे जाना होता है, तो हम परसेंटेज मेथड से डायरेक्टली जा सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम परसेंटेज मेथड देखते हैं कि उससे हम डायरेक्टली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे कैसे जा सकते थे। ठीक है, अच्छा, अब सपोज मेरे पास यही डेटा अवेलेबल था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स था $150 और टैक्स रेट था 40%। तो परसेंटेज मेथड के अंदर दो स्टेप्स हैं सिंपल। पहला काम ये करना है कि आपने जितनी भी यहाँ पे फिगर्स हैं या जितने भी अकाउंट्स हैं, नॉर्मली आपके पास 3 ही अकाउंट होते हैं परसेंटेज मेथड के अंदर। पहला एक अकाउंट होता है, उसमें दूसरी कोई फिगर प्लस माइनस होती है और फिर तीसरी आपके पास फिगर आती है। तो जो 3 आपके पास अकाउंट्स हैं, इन तीनों अकाउंट्स के रिस्पेक्टिव परसेंटेजेस आप डिटरमाइन या फाइंड आउट कर लो। अच्छा, ये कैसे फाइंड आउट होगी? इसके लिए सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि इन तीनों अकाउंट में से मेन अकाउंट कौन सा है। इन तीनों अकाउंट में से मेन अकाउंट कौन सा है? इन 3 अकाउंट में से मेन अकाउंट वही होगा कि जो आपको परसेंटेज गिवन हो वो जिस अकाउंट पे अप्लाई हो रही हो, सही है, या फिर जो आपके पास परसेंटेज गिवन हो वो जिस अकाउंट पे बेस कर रही हो। जैसे कि यहाँ पे आपको परसेंटेज कौन सी गिवन थी? 40% गिवन थी। अगर ये 40% सपोज नहीं गिवन होता और आप इसको किसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते थे, तो दोनों ही केसेस में आपको ये देखना था कि ये जो 40% आपको गिवन है, ये आपने कैलकुलेट किया है, ये 40% हमेशा किस पे अप्लाई होगी या ये 40% किस अकाउंट पे बेस करती है। तो आपको पता है कि ये 40% टैक्स की परसेंटेज हमेशा प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे अप्लाई होती है या फिर हमेशा प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे ही बेस करती है। तो यहाँ पे ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपके पास मेन अकाउंट है। अब जो भी आपके पास मेन अकाउंट है उसकी परसेंटेज को आप हमेशा 100% कंसिडर करोगे, या फिर ये कहूं कि उसकी परसेंटेज हमेशा 100% होगी। तो पहले स्टेप के अंदर क्या करना है, आपने तीनों अकाउंट्स की रिस्पेक्टिव परसेंटेजेस कैलकुलेट करनी है। उसके लिए ये देखना है कि मेन अकाउंट आपके पास कौन सा है। जो भी मेन अकाउंट है वो हमेशा 100% होगा। कैसे पता चलेगा मेन अकाउंट कौन सा है? जो भी आपके पास गिवन परसेंटेज है, आप देख लो कि वो किस पे अप्लाई हो रही है। ये टैक्स की परसेंटेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे अप्लाई होती है तो ये 100% है, ठीक है, क्योंकि ये आपके पास मेन अकाउंट है। अब अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स 100% है, उसमें से टैक्स आपके पास 40% माइनस होता है, 100% में से 40% माइनस होगा तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना परसेंट बचेगा? ऑब्वियस सी बात है, 60% बचेगा। तो इस तरीके से पहला स्टेप पूरा हो गया, आपको तीनों अकाउंट्स की रिस्पेक्टिव परसेंटेजेस मिल गई, पहला काम पूरा हो गया। अब सेकंड काम आपने करना है जिसके थ्रू आप किसी भी एक अकाउंट की अमाउंट से दूसरे अकाउंट के अमाउंट पे डायरेक्टली जा सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे जाना था, तो अब मैं डायरेक्टली जा सकता हूँ। कैसे जाऊंगा? मैंने ये करना है कि जो भी वैल्यू मेरे पास गिवन है या जिस वैल्यू पे मैं खड़ा हूं, उस वैल्यू को यूज करके मैं 1% की वैल्यू कैलकुलेट कर लूं। मैं अभी कहां पे खड़ा हूं? प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे खड़ा हूं, जिसकी वैल्यू है $150 और इसकी परसेंटेज है 100%। मैं इन दोनों फिगर्स को यूज करके 1% की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। कैसे कैलकुलेट करूंगा? $150 है प्रॉफिट बिफोर टैक्स और ये $150 कितना परसेंट है? 100%। तो मैं इस $150 को इसकी परसेंटेज के नंबर से, परसेंटेज से नहीं, 100% से नहीं, सिर्फ इसकी परसेंटेज के नंबर से यानी कि 100 से डिवाइड कर दूं। जैसे ही मैं इस 150 को 100 से डिवाइड करूंगा, मेरे पास आ जाएगा $1.5। ये जो $1.5 मेरे पास यहाँ पे आया है, ये बेसिकली 1% की वैल्यू है। मेरे पास 1% की वैल्यू आ गई। अब मैं ये देख लूं कि मुझे जिस अकाउंट पे जाना है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे, इसकी कितनी परसेंटेज है? 60% है। तो मैं क्या करूं कि मैं इस 1% की वैल्यू यानी कि $1.5 को जिस अकाउंट पे जाना है उस अकाउंट की परसेंटेज के नंबर से, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ 60 से मल्टीप्लाई कर दूं। 60% से नहीं, 60 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास ऑटोमेटिकली 60% की वैल्यू या फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की वैल्यू आ जाएगी $90।
ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा $90। कैसे कैलकुलेट किया, वापस बता रहा हूँ कि जिस फिगर पे आप खड़े हो $150 पे, उसको उसी की परसेंटेज के सिर्फ नंबर से 100 से डिवाइड कर दो। 1% की वैल्यू आ गई, उसको मल्टीप्लाई कर दो जिस अमाउंट पे आपको जाना है उसकी परसेंटेज के नंबर से 60 से, तो $90 आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। अच्छा, अब ये जो हमने $90 कैलकुलेट किया है, ये डायरेक्टली वन स्टेप में भी कैलकुलेट हो सकता था। उसके लिए आपने क्या करना था कि अगर आप मेन फिगर पे खड़े हो, ये आपकी मेन फिगर है ना, अगर आप मेन फिगर पे खड़े हो तो जो मेन फिगर की आपके पास वैल्यू है, आप उसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो अदर फिगर की परसेंटेज से। मैं अगर मेन वैल्यू पे खड़ा हूं, मतलब कि मेन वैल्यू अगर मुझे पता है $150 और मुझे जाना है किसी अदर फिगर पे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे जाना है, तो मैं इस पे जाने के लिए डायरेक्टली $150 को इसकी परसेंटेज से, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दो, मेरे पास डॉलर वैल्यू ऑफ अदर फिगर आ जाएगी। ठीक है, करके देख लें इसको। $150 मेन फिगर की वैल्यू थी, मुझे जाना किस पे था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की परसेंटेज इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो डायरेक्ट आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि $90। ठीक है, यहाँ पे भी $90 आ रहा था, यहाँ पे भी $90 आ रहा था। यहाँ पे दो स्टेप आपने किए थे, पहले 100 से डिवाइड किया था, फिर 60 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे आपने डायरेक्टली 60% से मल्टीप्लाई कर दिया। सिर्फ डिफरेंस याद रखना कि यहाँ पे 100 से डिवाइड किया था, परसेंटेज से डिवाइड नहीं किया था, 100 से डिवाइड किया था, 60 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे 60% से मल्टीप्लाई किया। अच्छा, अब अगर आपको ये बात नहीं पता कि ये दोनों काम सेम ही है, ये दोनों काम सेम है, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे जब आपने $150 को 60% से मल्टीप्लाई किया, तो इस 60% के अंदर ये जो आगे परसेंटेज का निशान होता है, ये हमेशा आपको ये बात बता रहा होता है कि ये जो भी अमाउंट है 60, इसके डिनोमिनेटर के अंदर 100 है। मतलब कि अगर 60% लिखा हुआ है, इसका मतलब 60 डिवाइडेड बाय 100 इसकी वैल्यू है। अगर कहीं पे 1% लिखा हुआ है तो इसका मतलब 1 डिवाइडेड बाय 100 है। अगर 60% लिखा हुआ है इसका मतलब 60 डिवाइडेड बाय 100 है। अगर अब आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपने क्या किया, 60 को 100 से डिवाइड करके 150 से मल्टीप्लाई कर दिया, और अगर आप यहाँ पे देखो तो 150 को पहले 100 से डिवाइड कर दिया और फिर 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 60 को पहले 100 से डिवाइड करके 150 से मल्टीप्लाई करो, या 150 को पहले 100 से डिवाइड करके 60 से मल्टीप्लाई कर दो, रिजल्ट सेम ही आएगा। तो इसलिए अगर आप बिगिनर स्टेज पे हैं तो आपके लिए ये वाला मेथड बेहतर है कि आप 1% की वैल्यू निकालें और फिर जिस परसेंटेज पे जाना है सिर्फ उसके नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। लेकिन अगर आपका हाथ इस पर थोड़ा साफ हो जाता है, प्रैक्टिस हो जाती है, तो फिर ये वाला मेथड आपने हमेशा फॉलो करना है, ताकि इससे जल्दी और डायरेक्ट आपका आंसर आ जाए। क्या करना है, मेन फिगर से किसी अदर फिगर पे जाना है, तो मेन फिगर की डॉलर वैल्यू को अदर फिगर की परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। लेकिन अब ये था सीधा केस, आपने मेन फिगर से दूसरी फिगर पे जाना था। हमारे पास यहाँ पे फॉलो हो रहा है रिवर्स केस, तो पहले इसी के थ्रू रिवर्स केस देखते हैं। मैं आपको दोबारा यही डेटा थोड़ी सी फिगर चेंज करके देता हूँ। मैं आपको ये कहता हूँ कि मेरे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, सॉरी प्रॉफिट बिफोर टैक्स मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मेरे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की फिगर अवेलेबल है $140, और मेरे पास टैक्स की परसेंटेज है 30%। अब मैं आपको ये कहता हूं कि मुझे प्रॉफिट बिफोर टैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करके दे दो डायरेक्टली। मेरे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स की वैल्यू नहीं दी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की वैल्यू दी और टैक्स की परसेंटेज दी है, तो क्या करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप, मेन अकाउंट डिटरमाइन करके सबकी रिस्पेक्टिव परसेंटेजेस आप डिटरमाइन कर लो। मेन अकाउंट कौन सा है, आपको ये बात पता है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको गिवन हो या ना हो, टैक्स परसेंटेज हमेशा प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे ही अप्लाई
होती है। तो आपके पास मेन अकाउंट यहाँ पे भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की परसेंटेज कितनी हो जाएगी? 100%। और टैक्स है 30%। जब ये 100% में से 30% टैक्स माइनस हुआ होगा तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना परसेंट रह गया होगा? 70%। अब मुझे जाना है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स $140 जो कि 70% है, उसमें से प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे। तो क्या करूंगा? दोनों मेथड फॉलो कर सकता हूँ, लेंदी भी और डायरेक्ट भी। लेंदी मेथड फॉलो करना है तो $150 पे मैं खड़ा हुआ हूँ, सही है। इसको इसी की परसेंटेज के नंबर से डिवाइड कर दो, 70 से। $140 पे खड़ा हुआ, इसको मैं इस 70 से डिवाइड कर दूं, मेरे पास 1% की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे 1% की वैल्यू आएगी $2। अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप इसको कैलकुलेटर से करके देख ले, आपके पास 1% की वैल्यू आएगी $2। और मुझे जाना कितनी परसेंटेज पे? 100% पे। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मेरे पास 100% की वैल्यू आ जाएगी $200। 2 मल्टीप्लाई बाय 100 आप करोगे $200। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया? ऑटोमेटिकली $200। ठीक है, तो परसेंटेज मेथड से डायरेक्टली प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट हो गया। लेकिन अभी यहाँ पे मैंने डबल काम किया था, 140 डिवाइड बाय 70 करा, 1% की वैल्यू निकाली, फिर 100 से मल्टीप्लाई किया। इसका भी ऐसा ही शॉर्टकट मेथड हम कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। अब वो आपको याद रखना है, अगर मुझे डॉलर वैल्यू ऑफ अदर फिगर से मेन फिगर पे जाना है, अगर मैं मेन फिगर पे नहीं खड़ा हुआ, मैं किसी अदर फिगर पे खड़ा हुआ हूं और उससे मुझे मेन फिगर पे जाना है, तो मुझे क्या करना होगा कि अदर फिगर की जो भी डॉलर वैल्यू है उसको उसी की परसेंटेज से डिवाइड कर दो। आप डायरेक्टली डॉलर वैल्यू ऑफ मेन फिगर पे पहुंच जाओगे। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट काम है। अगर आप किसी अदर फिगर पे खड़े हो, मेन फिगर पे नहीं खड़े, तो उसको जब उसी की परसेंटेज से डिवाइड कर दोगे तो आप मेन फिगर पे पहुंच जाओगे। और अगर आप गौर करो तो ये फॉर्मूला आपके पास इसी का ही वेरिएशन है। अगर आप देखो ये वाला फॉर्मूला, तो इसमें आपने वैल्यू ऑफ मेन फिगर को अदर फिगर की परसेंटेज से मल्टीप्लाई किया था, तो अदर फिगर की वैल्यू पे पहुंच गए थे। अब अगर आपको मेन फिगर की वैल्यू चाहिए अदर फिगर की वैल्यू से, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है परसेंटेज, दूसरी साइड ले जाके डिवाइड कर दो, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? वही वैल्यू ऑफ अदर फिगर डिवाइडेड बाय इट्स ओन फिगर, इट्स ओन परसेंटेज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ मेन फिगर। तो ये फॉर्मूला इसी का वेरिएशन है। ठीक है, बहरहाल हम करेंगे क्या? अगर मैं किसी अदर अकाउंट पे खड़ा हूं, किसी अदर फिगर पे खड़ा हूं, मेन फिगर पे नहीं खड़ा, और मुझे मेन फिगर पे जाना है, तो उसको उसी की परसेंटेज से डिवाइड कर दो। करके देख लेते हैं। मैं खड़ा हुआ था $140 पे, जो कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, मेन फिगर नहीं थी। मेन फिगर पे जाने के लिए इसको इसकी परसेंटेज यानी कि 70% से डिवाइड करना है। तो जब मैं $140 को 70% से डिवाइड करूंगा, ऑटोमेटिकली मैं $200 पे पहुंच जाऊंगा। ठीक है, अगर आप ये कैलकुलेटर से करेंगे आपके पास डायरेक्टली $200 आ जाएगा। फिर अगेन कि यहाँ पे वही काम हमने किया जो यहाँ पे किया था। ठीक है, यहाँ पे आपने 70 से इसको डिवाइड किया था, यहाँ पे 70% से डिवाइड किया। ये परसेंट का निशान दोबारा आपको ये बता रहा है कि $100 का जो 100 का इम्पैक्ट है वो इसमें ऑटोमेटिकली आ चुका है। जब आप इस $140 को 70% से डिवाइड करोगे ना, तो कैलकुलेटर 70 से डिवाइड करके ऑटोमेटिकली 100 से मल्टीप्लाई कर देगा, तो आपके पास डायरेक्टली यही $200 आंसर आ जाएगा। तो अगर अगेन आप बिगिनर हो तो ये वाला फॉर्मूला, ये वाला मेथड यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आपका हाथ सेट हो जाता है तो एडवांस लेवल के लिए आपके पास टाइम कम होता है, डायरेक्टली आपने ये बात फॉलो करनी है। तो यहाँ से हम अपने 2 रूल बना लेते हैं, उसमें से हमारे पास ये सेकंड वाला रूल ही फॉलो होगा। लेकिन बहरहाल 2 रूल क्या है हमारे पास कि अगर मेन फिगर से किसी और फिगर की वैल्यू पे जाना है, तो दूसरी फिगर की वैल्यू की परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दो। और अगर आपको किसी अदर फिगर की वैल्यू से मेन फिगर पे जाना है, तो उस अदर फिगर की वैल्यू को उसी की परसेंटेज से डिवाइड कर दो, तो आप मेन वैल्यू पे पहुंच जाओगे। और हमारे पास जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज हुआ है वो ये वाला यूज हुआ है। यहाँ पे हम आगे इसी को फॉलो करेंगे, उसको हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन के हिसाब से
चेंज कर देंगे। लेकिन बहरहाल आपने याद क्या रखना है कि हम अगर अदर फिगर पे खड़े हैं और हमें मेन फिगर पे जाना है तो अदर फिगर की परसेंटेज से डिवाइड कर दो। अच्छा, अब इस कॉन्सेप्ट को ले आते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन पे। कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेरे पास कैसे आता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ऐसे ही आता है। इस इक्वेशन पे भी मेरे पास वही परसेंटेज मेथड अप्लाई होता है और वही परसेंटेज मेथड फॉलो होता है। कैसे फॉलो होगा? सपोज मैं आपको ये कहता हूं कि मेरे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन की अमाउंट है $50 और कंट्रीब्यूशन मार्जिन की परसेंटेज है 20%। मैंने आपको ये बात बता दी कि सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस होती है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन आता है, ये आपको पता था। मैंने आपको बताया कि भाई $50 कंट्रीब्यूशन मार्जिन है पर यूनिट और कंट्रीब्यूशन मार्जिन की जो परसेंटेज है वो है 20%। अब मैं आपको ये कहता हूं कि मुझे सेलिंग प्राइस पर यूनिट या फिर सेल्स की वैल्यू आप दे दो। आप क्या करोगे? आपको ये बात पता है कि जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन की परसेंटेज है, अभी हमने यहाँ पे ये बात फाइनल की थी कि ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन की परसेंटेज किस पे बेस करती है? हमेशा सेल्स पे। या किस पे अप्लाई होती है? सेल्स पे। या फिर ये 20% किसकी परसेंटेज होती है? हमेशा सेल्स की परसेंटेज होती है। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन की परसेंटेज के केस में हमेशा मेन अकाउंट आपका कौन सा होगा? सेल्स होगा। तो यहाँ पे सेल्स मेरी कितनी परसेंटेज होगी? कितने परसेंट होगी? सेल्स होगी 100%। ठीक है। और वेरिएबल कॉस्ट की परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं है, आपके पास अभी काम नहीं है उसका इसलिए। लेकिन आपको पता है कि 100% में से अगर 80% वेरिएबल कॉस्ट माइनस होगी तभी 20% कंट्रीब्यूशन मार्जिन बचेगा। लेकिन बहरहाल अभी आपको ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आपको ये बात पता चल गई कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन की जो भी परसेंटेज होती है सेल्स पे बेस करती है, तो सेल्स 100% है और ये है 20%। अब अगर आपको इस $50 से सेल्स की वैल्यू में जाना है तो क्या करेंगे? $50 मेरे पास क्या मेन फिगर है? नहीं है, अदर फिगर है। और अगर अदर फिगर से मुझे मेन फिगर पे जाना है तो मैं क्या करूंगा? कंट्रीब्यूशन मार्जिन को उसी की परसेंटेज से डिवाइड कर दूंगा। अगर आप चाहो तो ये जो लेंथी मेथड था ये भी फॉलो कर सकते हो। 50 डिवाइडेड बाय 20 1% की वैल्यू आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 100 ये भी कर सकते हो। लेकिन हमने शॉर्टकट मेथड में काम करना है। तो $50 अदर फिगर थी, अदर फिगर से मेन फिगर में जाना है तो इसको इसी की परसेंटेज से डिवाइड कर दो। जब मैं $50 को 20% से डिवाइड करूंगा मेरे पास सेल्स की अमाउंट आ जाएगी $250। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या कॉन्सेप्ट अपना बना लिया? यहाँ पे मैंने ये कॉन्सेप्ट बना लिया कि कभी भी कंट्रीब्यूशन मार्जिन से आपको सेल्स की वैल्यू चाहिए हो तो हमेशा आप डिवाइड कर दो कंट्रीब्यूशन मार्जिन बाय इट्स ओन परसेंटेज टू गेट द वैल्यू ऑफ सेल्स। कभी भी आपको सेल्स की वैल्यू चाहिए और आपको कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपके पास अवेलेबल है तो आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन की अमाउंट को उसकी अपनी परसेंटेज से डिवाइड कर दोगे, आपको सेल्स की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। ये मेरे पास यहाँ पे ये बात फाइनल हो गई। अब मैंने आगे यही बात फॉलो करनी है। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे दोबारा। मेरे पास ये क्वेश्चन अवेलेबल था। सेलिंग प्राइस थी $200, वेरिएबल कॉस्ट थी $150, फिक्स कॉस्ट थी 50,000। ठीक है। और यहाँ पे मैं इस पूरे सॉल्यूशन को हाइड कर देता हूँ ताकि इसको देखे बगैर मैं आंसर कैलकुलेट करूँ और फिर एट द एंड मेरे पास यही आंसर आ जाए। अब मेरे पास ये क्वेश्चन था, सेलिंग प्राइस $200 है, वेरिएबल कॉस्ट $150 है, फिक्स कॉस्ट $50,000 है। मेरे पास कोई अदर डेटा अवेलेबल नहीं है और वो मुझे ये कह रहा है कि आप हमें ब्रेक इवन सेल्स कैलकुलेट करके दे दो। ठीक है, कि कंपनी कितनी सेल्स करे कि वो ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाए। अब मैं सेल्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करूं? एक तरीका तो ये होता है कि सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। अब नंबर ऑफ यूनिट्स तो अवेलेबल ही नहीं है, ब्रेक इवन यूनिट्स मैंने कैलकुलेट नहीं की है, तो क्या करूं? तो मुझे ये बात पता है
कि टोटल सेल्स की वैल्यू मुझे चाहिए तो परसेंटेज मेथड के थ्रू मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। कैसे? मैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन की वैल्यू कैलकुलेट कर लूं और कंट्रीब्यूशन मार्जिन की वैल्यू जो भी है उसको कंट्रीब्यूशन मार्जिन की परसेंटेज से डिवाइड कर दूं। ठीक है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन की जो वैल्यू आएगी वो मेन अकाउंट नहीं होगा, अदर अकाउंट होगा। जब मैं उसको उसी की परसेंटेज से डिवाइड करूंगा तो सेल्स की वैल्यू पे पहुंच जाऊंगा। तो ये तरीका है सेल्स की वैल्यू कैलकुलेट करने का। तो सबसे पहले तो मैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन परसेंटेज कैलकुलेट कर लेता हूँ। यहाँ पे कंट्रीब्यूशन मार्जिन परसेंटेज या कंट्रीब्यूशन रेशियो कैलकुलेट कर लेता हूँ। कैसे होगा? कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट कितना है मेरे पास? $200 माइनस $150 डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना आ गया? कंट्रीब्यूशन मार्जिन परसेंटेज 25%। कंट्रीब्यूशन मार्जिन 25% आ गई। सही है। अब मुझे सिर्फ टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन की वैल्यू चाहिए। अब टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन की वैल्यू तो है नहीं, तो कैसे कैलकुलेट होगी? तो लास्ट वीडियो के अंदर मैं आपको ये बात बता चुका हूं कि ये ब्रेक इवन का केस है। और इन केस ऑफ ब्रेक इवन क्या होता है? ब्रेक इवन के केस के अंदर कंट्रीब्यूशन मार्जिन एग्जैक्टली किसके बराबर होता है? फिक्स कॉस्ट के बराबर होता है। अगर आपको ये बात नहीं पता तो लास्ट वीडियो आप हमारी देखें, उसके अंदर मैं ये बात आपको बता चुका था कि ब्रेक इवन का केस है, ब्रेक इवन सेल्स कैलकुलेट कर रहे हैं, उसके केस के अंदर कंट्रीब्यूशन मार्जिन की वैल्यू एग्जैक्टली किसके बराबर होती है? फिक्स कॉस्ट के। तो अगर मुझे टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन चाहिए तो उसकी वैल्यू एग्जैक्टली फिक्स कॉस्ट के बराबर होगी और वो कितनी होगी? $50,000। अब मुझे पता चल गया कि $50,000 टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन की वैल्यू है और इसकी परसेंटेज कितनी है? 25%। तो जब मैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन की अमाउंट $50,000 को उसी की परसेंटेज 25% से डिवाइड कर दूंगा तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा? मेन फिगर की वैल्यू पे। और मेन फिगर कौन सी है कंट्रीब्यूशन मार्जिन के केस के अंदर? सेल्स। तो सेल्स की वैल्यू मेरे पास डायरेक्टली आ जाएगी $200,000। ठीक है। अब अगर इसको मैं हटा दूं सॉल्यूशन को, तो आपके पास जो आंसर आया था वो एग्जैक्ट यही $2 लाख हमारे पास ब्रेक इवन सेल्स इस फॉर्मूले के थ्रू भी आई थी और इस फॉर्मूले के थ्रू किया था तो भी हमारे पास ब्रेक इवन सेल्स $2 लाख आई थी। और यहाँ पे जो मैंने कॉन्सेप्चुअली किया यहाँ पे भी जो आपके पास ब्रेक इवन सेल्स आई कितने हैं? $2 लाख। तो सिंपल यहाँ पे काम क्या था कि जब आपको ब्रेक इवन सेल्स चाहिए थी तो आपको ये बात पता थी कि हम डायरेक्टली तो कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं पता, लेकिन एक तरीका है परसेंटेज मेथड। उसके अंदर क्या करो, आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन की वैल्यू निकालो और कंट्रीब्यूशन मार्जिन की वैल्यू को उसी की परसेंटेज से डिवाइड कर दो, आप सेल्स की वैल्यू पे पहुंच जाओगे। लेकिन सर प्रॉब्लम ये है कि अगर आप ये कह रहे हो कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन की वैल्यू को कंट्रीब्यूशन की परसेंटेज से डिवाइड करो, तो यहाँ फॉर्मूले में तो आपने फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन परसेंटेज लिखा हुआ है। ठीक है, यही बात है। तो ये मैं आपको लास्ट वीडियो के अंदर ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये ब्रेक इवन का केस है। ब्रेक इवन के केस के अंदर फिक्स कॉस्ट एग्जैक्टली किसके बराबर होगी? कंट्रीब्यूशन मार्जिन के। तो मैं यहाँ पे फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करूं कंट्रीब्यूशन मार्जिन के रेशियो से या कंट्रीब्यूशन मार्जिन की अमाउंट के कंट्रीब्यूशन मार्जिन के रेशियो से डिवाइड करूं, बात एक ही है क्योंकि जितनी फिक्स कॉस्ट है कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी उतना ही होगा। अगर $1 की फिक्स कॉस्ट होती, $1 का कंट्रीब्यूशन मार्जिन होता। $50 की फिक्स कॉस्ट है, $50 का कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। तो सर फॉर्मूले में फिर आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन ही लिख देना, क्यों फिक्स कॉस्ट लिख रहे हैं? क्योंकि ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि आपके पास जो क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन के अंदर आपको टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन की वैल्यू नहीं दी हुई होती। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा था, आपको टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन की वैल्यू नहीं दी हुई थी, लेकिन क्वेश्चन के अंदर आपको फिक्स कॉस्ट की वैल्यू दी हुई होती है। तो इसलिए फॉर्मूले के अंदर आप टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन नहीं लिखते, आप फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन परसेंटेज लिखते हो। ठीक है, लेकिन जब आप यहाँ पे सॉल्व करने के लिए आते हो और ये $50,000 की अमाउंट लिखते हो तो ये $50,000 आपके पास बेसिकली फिक्स कॉस्ट की अमाउंट नहीं होती। आप यहाँ पे फिक्स कॉस्ट नहीं लिख रहे होते, आप ये $50,000 बेसिकली टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन की अमाउंट ही लिख रहे होते हो।
क्योंकि आपको ये बात पता है कि जितनी फिक्स कॉस्ट है कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी उतना ही होगा। तो फॉर्मूले में सिर्फ आप लिखते हो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन परसेंटेज, लेकिन आपको ये बात पता है कि भाई जितनी भी फिक्स कॉस्ट है कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी कितना होगा, एग्जैक्टली उतना ही होगा। तो जब आप ये $50,000 यहाँ पे लिखते हो तो ये फिक्स कॉस्ट की वैल्यू नहीं, आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन की वैल्यू लिख रहे होते हो, और फिर कंट्रीब्यूशन मार्जिन की वैल्यू को आप उसी की परसेंटेज से डिवाइड कर देते हो, तो आप कहाँ पहुंच जाते हो, सेल्स की वैल्यू पे, यानी कि ब्रेक इवन सेल्स की वैल्यू पे। तो ये हमारे पास कैलकुलेशन थी ब्रेक इवन सेल्स की। ये हमने पहली एग्जांपल कर ली, और ये हमारे पास जो दूसरी एग्जांपल थी इसको भी डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे मुझे अब ब्रेक इवन सेल्स कैलकुलेट करनी थी दूसरे फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले से नहीं कर रहा, ब्रेक इवन यूनिट से मैं डायरेक्टली कैलकुलेट कर रहा हूँ कंट्रीब्यूशन मार्जिन परसेंटेज वाले फॉर्मूले से। ठीक है, तो अगर मुझे ब्रेक इवन सेल्स कैलकुलेट करनी है तो सबसे पहले मुझे कंट्रीब्यूशन मार्जिन का रेशियो चाहिए, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो या कंट्रीब्यूशन मार्जिन की परसेंटेज चाहिए। कैसे कैलकुलेट होगी, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट कैलकुलेट कर लें, कितना है 150 सेलिंग प्राइस माइनस 120 वेरिएबल कॉस्ट, और डिवाइड कर दें सेलिंग प्राइस पर यूनिट से। सेलिंग प्राइस पर यूनिट है $150, तो यहाँ पे मेरे पास 20% कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो आ जाएगा। अब जब मैं ब्रेक इवन सेल्स कैलकुलेट करने जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, फिक्स कॉस्ट कितनी है $60,000, लेकिन ये जो $60,000 मैंने यहाँ पे लिखा है ये फिक्स कॉस्ट नहीं लिखी है, ये सिर्फ फॉर्मूले की वजह से फिक्स कॉस्ट में इसको कह रहा हूँ। बेसिकली मुझे पता है कि ब्रेक इवन का केस है, जितनी फिक्स कॉस्ट है कंट्रीब्यूशन मार्जिन की वैल्यू भी उतनी ही होगी, तो ये $60,000 मैंने बेसिकली फिक्स कॉस्ट नहीं बल्कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन लिखा है। तो $60,000 की वैल्यू थी कंट्रीब्यूशन मार्जिन की, और इसकी परसेंटेज कितनी थी 20%। तो जब मैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन को उसी की परसेंटेज से डिवाइड कर दूंगा तो मैं डायरेक्टली सेल्स की वैल्यू पे पहुंच जाऊंगा। तो यहाँ पे भी ब्रेक इवन सेल्स $3 लाख आ गई थी, और यहाँ पे भी $3 लाख आ गई। तो ब्रेक इवन सेल्स कैलकुलेट करने के हमारे पास दो मेथड थे, वो दोनों मेथड हमने देख लिए। पहले ब्रेक इवन यूनिट से आप कैलकुलेट करो मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। दूसरा तरीका क्या है कि, और इसके ये वाला जो आपके पास फॉर्मूला था इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट था वो कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं था, सिंपल सा था। जो दूसरा वाला फॉर्मूला है उसके अंदर ब्रेक इवन सेल्स कैलकुलेट करना था, तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन परसेंटेज। ठीक है, फॉर्मूला तो आसान है, सिर्फ आपको कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो या परसेंटेज चाहिए। कैसे आएगी, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट, अगर टोटल में गिवन है तो टोटल में, परसेंटेज आ गई, आप सीधा सीधा फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर दो उस परसेंटेज से। इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या था ये मैंने आपको क्यों बताया, ताकि अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहता तो आप इस कॉन्सेप्ट के थ्रू भी कर सकते हो, और इस कॉन्सेप्ट के थ्रू फॉर्मूला भी ड्राइव कर सकते हो। कॉन्सेप्ट इसके पीछे क्या है, आपको ये बात पता है कि आपको सेल्स की वैल्यू चाहिए, आपको कोई भी इसके सेल्स से रिलेटेड ऐसा डेटा नहीं दिया हुआ कि आप डायरेक्टली सेल्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सको। तो आपको ये बात पता है कि अगर आपने कंट्रीब्यूशन मार्जिन की वैल्यू कैलकुलेट कर ली और कंट्रीब्यूशन मार्जिन की परसेंटेज आपको गिवन है या आपने कैलकुलेट कर ली, तो आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन की वैल्यू को उसकी परसेंटेज से डिवाइड करोगे, आप सेल्स की वैल्यू पे पहुंच जाओगे। तो आपने कंट्रीब्यूशन मार्जिन की परसेंटेज कैलकुलेट कर ली या उसने आपको दे दी होगी। ठीक है, अगर ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन परसेंटेज नहीं देता तो वो आपको 75% वेरिएबल कॉस्ट की परसेंटेज दे देता। तो बहरहाल जैसे भी आपको या तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन की परसेंटेज गिवन होगी, आपने कैलकुलेट कर ली, और आपको ये बात पता है कि भाई ब्रेक इवन का केस है, जितनी फिक्स कॉस्ट है टोटल आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी उतना ही होगा। उसके थ्रू जितनी फिक्स कॉस्ट थी आपने कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी उतना कंसीडर कर लिया, और उसको जब आपने उसी की परसेंटेज से डिवाइड किया आप सेल्स की वैल्यू पे पहुंच गए, ये आ गया आपके पास ब्रेक इवन सेल्स। तो फॉर्मूला भी आसान है, कॉन्सेप्ट भी इसके पीछे मैंने आपको बता दिया, और ये हमने ब्रेक इवन एनालिसिस के अंदर जो दूसरा कॉन्सेप्ट था ब्रेक इवन सेल्स का वो यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। थैंक यू।